1 फ़रवरी 2013 में कनेडियन टूरिस्ट स्टूडेंट अलीसा लैम अचानक लॉस एंजलिस के सेसिल होटल से गायब हो जाती है। केस और भी मिस्टीरियस तब बन जाता है जब होटल की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसमें अलीसा का बिहेवियर अजीब, स्पूकी और बिल्कुल अनयूजुअल दिख रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उस पर हावी हो। हे गाइस, वेलकम टू हॉन्टेड बार। माय नेम इज ज्योत्सना और आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है एलिसा लैम की। एक ऐसी लड़की जो आपके और मेरे जैसी बहुत ही सिंपल लड़की थी, लेकिन उसके सपने थोड़े बड़े थे और लाइफ को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग था। सो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को ये स्टोरी रेकमेंड की थी, क्योंकि मैं भी सोलो ट्रैवल करती हूँ और इसमें एलिसा लैम भी सोलो ट्रैवल पे निकली थी। और उस ट्रैवल के टाइम उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या हुआ, ये केस उसी के बारे में है। एंड एक वार्निंग है, ये वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव है। अगर आप लोग किसी भी तरीके का कोई डिप्रेशन फेस कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलो फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी एलिसा लैम की। 2013 की बात है। वैंकूवर कनाडा की 21 साल की एलिसा लैम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी। वैसे तो वो इंट्रोवर्ट थी, लेकिन अपनी जिंदगी में फुल ऑफ लाइफ थी। उसके पेरेंट्स हांगकांग से कनाडा आए थे और वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते थे। एलिसा एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन अपनी दिल की बातें शेयर करना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वो टम्बलर नाम की सोशल मीडिया ऐप में काफी एक्टिव थी, जहाँ वो अपने थॉट्स और इमोशंस शेयर करती, और यहाँ उसने एक छोटी सी कम्युनिटी भी बना ली थी। एलिसा का नजरिया लाइफ को देखने का अलग था। इसी के चलते उसने डिसाइड किया कि वो सोलो ट्रैवल करेगी और दुनिया को और नजदीक से समझेगी। शुरू में उसके पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन एक शर्त पे वो मान गए। एलिसा उन्हें हर दिन कॉल करेगी और उनके साथ टच में रहेगी। फिर एलिसा ने अमेरिका जाने का प्लान बनाया, जहां वो सैन डिएगो, लॉस एंजलिस, सेंटा क्रूज और आखिर में सैन फ्रांसिस्को जाने वाली थी। हर जगह का कल्चर, फूड और एनवायरनमेंट वो अपनी नजरों से एक्सप्लोर करना चाहती थी। सैन डिएगो में एलिसा ने अपनी ट्रिप का मजा लिया और काफी एंजॉय किया। उसके बाद वो लॉस एंजलिस पहुंची, एक ऐसी जगह जहां जाना हर ट्रैवलर का सपना होता है। ट्रिप के दौरान भी एलिसा टम्बलर पे कॉन्स्टेंटली अपने पोस्ट अपलोड करती रही। वहाँ वो बता रही थी कि उसकी जर्नी कैसे जा रही है और वो उस वक्त कहाँ है। 28 जनवरी 2013 लॉस एंजलिस में एलिसा लैम ने फेमस सेसिल होटल में स्टे किया। ये होटल डाउनटाउन में था और चीप रेट्स ऑफर करता था, इसीलिए ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ रुकते थे और एलिसा भी वहीं रुकी थी। ट्रिप के दौरान वो डेली अपने पेरेंट्स से कॉल पे बात करती थी, लेकिन 1 फ़रवरी 2013 को एलिसा अचानक गायब हो गई। उसके पेरेंट्स को पहली बार 31 जनवरी को कॉल नहीं आई और फिर भी कांटेक्ट ना होने पर वो काफी परेशान हो गए। उन्होंने एलिसा को बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सोचा हो सकता है कि एलिसा खुद अपने आप को डिसअपेयर करना चाहती हो या फिर किसी एक्सीडेंट या क्राइम का शिकार हो गई हो। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एलिसा सेसिल होटल में कम से कम 4 दिन स्टे करने वाली थी और चौथे दिन ही वो गायब हो गई। होटल के 50 एम्प्लॉइज में एलिसा को रिसेप्शनिस्ट के अलावा रेयरली किसी ने देखा था। रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से वो काफी खुश थी और हमेशा बुक्स हाथ में रखती थी। उनके अनुसार एक बार वो नो एंट्री जोन के पास भी देखी गई थी, जहाँ से जाने को मना किया गया और बाद में उसे एलिवेटर्स के पास देखा गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसको गाइड कर रही है।
होटल सेसिल के मैनेजर ने बताया कि शुरू में एलिसा का बिहेवियर नॉर्मल था, लेकिन अचानक वो अपने फेलो ट्रैवलर्स को परेशान करने लगी थी। दरवाजे बंद करना, फेलो ट्रैवलर्स के बेड पे नोट छोड़ना जिसमें गो अवे और डोंट कम बैक लिखा था, और उनके कंप्लेन करने के बाद होटल ने एलिसा को एक सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया था। पुलिस ने स्निफर डॉग्स की मदद से पूरा होटल चेक किया, रूम्स, लॉबी और इवन रूफ टॉप तक, पर कहीं भी एलिसा का कोई ट्रेस नहीं मिला। दिन बीतने के साथ पुलिस और ज्यादा कंसर्न्ड हो गई, क्योंकि एलिसा किसी नॉर्मल एरिया में नहीं थी और चांसेस थे कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। सबसे बड़ा कंसर्न था सेसिल होटल खुद, जो एक इन्फेमस होटल था जिसका नाम रेपिस्ट, सीरियल किलर्स, मर्डर्स, प्रोस्टिट्यूट्स और ड्रग्स से जुड़ा था। डाउनटाउन के इस एरिया को स्किड रो कहा जाता था, जहां जेल या मेंटल असाइलम से लोग ड्रॉप किए जाते थे, और ये क्रिमिनल्स का पुराना हब था लगभग 100 साल से। होटल के आसपास का एरिया होमलेस लोगों का ठिकाना था। पुलिस के अकॉर्डिंग एक 21 साल की अकेली लड़की का ऐसे एरिया में घूमना या वहां से गुजरना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि ये जगह रेप, मर्डर्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए मशहूर थी। जब पुलिस ने एलिसा का रूम चेक किया तो उन्हें उसका वॉलेट, लैपटॉप और सारा पर्सनल सामान वहीं मिला। मतलब एलिसा सब कुछ छोड़ के रूम से निकली थी। पुलिस ने इनिशियली सोचा शायद उसने ड्रग्स लिए हो, लेकिन रूम में सिर्फ उसकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस मिले, कोई ड्रग्स या अल्कोहल नहीं। टम्बलर्स पे अभी भी उसके पोस्ट एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसने ये पोस्ट पहले से स्केड्यूल कर रखे थे। आसपास की लोकेशंस चेक की गई, लेकिन पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी। केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने डिसाइड किया कि होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए। 13 फरवरी 2013 पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें एलिसा का अनयूजुअल बिहेवियर सबको हैरान कर रहा था। वीडियो में लग रहा था जैसे वो किसी से छुप रही हो या बात कर रही हो। उसके फीट स्टेबल थे, जो ये कंफर्म करता था कि उसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था, लेकिन उसके हैंड जेस्चर्स और अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पर्सिस्ट स्टेट में हो या वो LSD की बैड ट्रिप में हो। पुलिस ने मिसिंग पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन उन्हें कोई खास हेल्प नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वीडियो को पब्लिक करेंगे, और उनको उम्मीद थी शायद किसी से कोई लीड मिल जाए। जब LAPD ने 4 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो को रिलीज किया, ये केस इंटरनेशनल अटेंशन का सेंटर बन गया। इस वीडियो में एलिसा सिर्फ 2 से 2.5 मिनट तक लिफ्ट में दिख रहे थे, और वहीं वो लास्ट देखी गई। लोग कंफ्यूज थे, लिफ्ट का डोर अपने आप कैसे ओपन हुआ, और जैसे ही वो गई डोर अपने आप क्लोज हो गया। कुछ ने कहा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, कुछ ने सोचा कोई वहाँ था जिससे वो बात कर रही थी। इस वीडियो ने केस को पब्लिक फैसिनेशन का टॉपिक बना दिया था, और लोग पर्सनली इस मिस्ट्री में इन्वेस्ट हो गए। सेसिल होटल की अपनी एक डार्क हिस्ट्री थी। वहाँ स्टैबिंग, मर्डर, रेप और कई तरह के अब्यूज के केसेस रिपोर्ट्स हुए थे, और कुछ लोगों ने खुद भी यहाँ अपनी जान दे दी थी। गेस्ट ने चिल्लाने, रोने और लड़ने की आवाजें भी सुनी थी, और कुछ लोग कहते थे कि ये होटल किसी डार्क एनर्जी से कनेक्टेड था। पुलिस ने एलिसा के टम्बलर पोस्ट देखी और ये अंदाजा लगाया कि वो ट्रिप में नए लोगों से मिल रही थी जो काफी क्रीपी भी थे। ये पॉसिबिलिटी भी थी कि उनमें से किसी ने उसके साथ कुछ बुरा किया था।
कुछ लोग कहते थे कि सेसिल होटल नाइट स्टॉकर सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज का भी टेम्पररी होम था और शायद वही एलिसा के डिसअपीयर होने में इन्वॉल्व था। 700 रूम्स का सेसिल होटल 1919 में बना था और तब काफी खूबसूरत होटल माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ चीप प्राइसेस और डाउनटाउन लोकेशन की वजह से ये क्रिमिनल्स और होमलेस का हब बन गया। बाहर से आज भी आलीशान और अंदर से ये होटल अब पुराना और सस्ता लगता था, लेकिन टूरिस्ट फिर भी यहाँ रुकते थे क्योंकि ये एली सेंटर में था और लोग दिन भर बाहर ही रहते, तो ट्रैवलर्स के लिए रूम क्वालिटी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। शायद इसी वजह से एलिसा ने भी यहाँ स्टे करना डिसाइड किया और टम्बलर पे उसने इस होटल के बारे में भी पोस्ट किया था। 19 फरवरी 2013 एलिसा लैम 18 दिन से मिसिंग थी और आज का दिन केस के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। सेसिल होटल में स्टे कर रहे यूके के एक टूरिस्ट कपल ने वॉशरूम में टैप वाटर का लो प्रेशर नोटिस किया। उनको पानी का कलर अनयूजुअल ब्राउनिश और टेस्ट वियर्ड लगा। उन्होंने इसकी कंप्लेन होटल को की और होटल द्वारा उनको दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और उसके बाद होटल मेंटेनेंस ने पानी चेक करने के लिए एक एम्प्लॉय को रूफटॉप वाटर टैंक चेक करने भेजा। जैसे ही एम्प्लॉय ने टैंक के अंदर देखा, वो शॉक हो गया। टैंक में एलिसा लैम की वाइट बॉडी फुली नेकेड लाश फ्लोट कर रही थी। होटल के 4 टैंक्स में से इस टैंक का पानी गैस के लिए और बेसिक होटल के कामों के लिए यूज होता था। मतलब ये पानी गेस्ट्स इतने दिन से कंज्यूम कर रहे थे। पुलिस ने केयरफुल प्रोसीजर से टैंक काट कर एलिसा की बॉडी को बाहर निकाला। इस न्यूज़ के पब्लिक होने के बाद लोग शॉक में थे क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। एलिसा के मिलने का वेट सब कर रहे थे और इस केस में इमोशनली इन्वेस्टेड थे। इस खबर के बाद सबका शक सेसिल होटल पर गया। लोग पर्सनली इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने लगे और होटल में अचानक से विजिटर्स बढ़ गए जो पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि लिफ्ट में एक होल्ड बटन था जो एलिवेटर को 2 मिनट के लिए रोक देता था। एलिसा वीडियो में 14th फ्लोर पर थी, जिसके बाद रूफटॉप था। एलिवेटर से 2 रास्ते निकलते थे। एक फायर एग्जिट जहां ट्रेडिशनल सीढ़ियां थी जो एलिसा के लिए क्लाइंब करना मुश्किल था। होटल के रूफटॉप एक्सेस का दरवाजा हमेशा क्लोज रहता था और अगर कोई खोलता तो अलार्म ग्राउंड फ्लोर पे बजता था, लेकिन विजिटर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। शायद एलिसा भी दूसरे नॉर्मल स्टेयर्स का यूज करके रूफटॉप तक पहुंची थी बिना किसी स्टाफ को पता चले। पुलिस के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, लेकिन पता चला कि एलिसा को लास्ट द लास्ट बुक स्टोर में देखा गया था, जहां से उसने कुछ बुक्स खरीदी थी। ये बुक्स बाद में होटल में एलिसा को डिलीवर हुई थी, लेकिन इस लीड ने केस को सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प नहीं की। सबसे ज्यादा कंसर्न ये था कि एलिसा 8 से 10 फीट के टैंक में कैसे चढ़ी और उसके अंदर कैसे मिली। अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती होती तो फिंगरप्रिंट्स, कट्स, ब्लड या ब्रूसेस मिलते, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो नेकेड थी, जिससे लोग इनिशियली सोच रहे थे कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, लेकिन पोस्टमार्टम ने ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दी। और सबसे बड़ी पहेली ये थी कि टैंक का लिड बंद था। अगर एलिसा ने सुसाइड किया भी तो ये लिड कैसे क्लोज हुआ? वो खुद टैंक के अंदर से इतनी हैवी लिड क्लोज नहीं कर सकती थी। ये मिस्ट्री लोगों और पुलिस दोनों के लिए अभी भी अनसॉल्व थी।
एलिसा लैम का बाइपोलर डिसऑर्डर डॉक्यूमेंटेड था और उसके टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में पता चला था कि उसने अपने प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स या तो मिस की थी या इरेगुलरली ली थी। बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर मेडिसिन्स छूट जाएं तो सिवियर मैनिक या साइकोटिक एपिसोड्स आ सकते हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस, इम्पल्सिव डिसीजंस या रिस्की बिहेवियर भी होता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स का एक मेजर थ्योरी ये है कि एलिसा को मैनिक साइकोटिक एपिसोड आया और वो अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने आप को हार्म कर बैठी। जितना कि सीधा दिख रहा था उतना ही कंफ्यूजिंग भी था। लोग कहते थे अगर एलिसा ने सुसाइड किया तो उसने अपने कपड़े टैंक में क्यों निकाले, जो कपड़े उसके टैंक में ही मिले थे। कुछ लोगों का मानना था कि सेसिल होटल कुछ छुपा रहा था, शायद किसी एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट था और बैड रेपुटेशन से बचने के लिए एविडेंस हाइड किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता नहीं चल पाया कि बॉडी कब से पानी में थी, क्योंकि पानी में काफी दिन बीत चुके थे और फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में अभी और वक्त था, जो मिस्ट्री को और गहरा कर रहा था। तब तक पब्लिक ने कई कोइंसिडेंसेस और थ्योरीज जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि ये इंसिडेंट 10 साल पुरानी हॉरर मूवी डार्क वाटर से इंस्पायर्ड था, जिसमें एक बच्ची होटल के वाटर टैंक में डूबकर मर जाती है और टैप वाटर का कलर चेंज होता है। लोगों ने सोचा शायद किसी ने मूवी से इंस्पायर होकर ये एक्ट किया हो। और भी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस थे। डाउनटाउन में होमलेस लोगों पे टीबी टेस्टिंग चल रही थी और टेस्ट का नाम लामा एलिसा था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में रिसर्च का पार्ट था। वही कॉलेज जो एलिसा लैम का भी कॉलेज था। इससे कुछ लोगों ने बिजार थ्योरी बनाई कि एलिसा एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। एक और कोइंसिडेंस में द लास्ट बुक स्टोर का जिप कोड था, जो ऑनलाइन सर्च करने पर डायरेक्टली एलिसा लैम की सिमेट्री के पास खत्म होता था। एलिसा की बॉडी मिलने के कुछ दिन बाद एक सॉन्ग रिलीज हुआ जिसमें लड़की की पानी में डूबकर डेथ दिखाई गई। सिंगर मॉर्बिड डेथ मेटल म्यूजिक बनाता था और लोगों ने उसको इंटरनेट पर ट्रोल करते हुए अक्यूज किया, लेकिन सिंगर ने क्लैरिफाई किया कि उसका म्यूजिक सिर्फ उसकी डार्क साइड को शोकेस करता था। रियल लाइफ से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। ये इंसिडेंट सिंगर के लिए भी इमोशनली टफ साबित हुआ। एलिसा लैम की बॉडी मिलने के काफी समय बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। लोगों का इंतजार तब खत्म हुआ जब 4 महीने बाद फाइनल रिपोर्ट रिलीज हुई, जिसमें कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बाइपोलर डिसऑर्डर बताया गया। ये एक्सप्लेनेशन लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि टैंक का लिड बंद था और ये क्वेश्चन अभी भी अनसॉल्व था। कैसे एक यंग लड़की खुद से इतनी हैवी लीड बंद कर सकती थी? पुलिस के अकॉर्डिंग एलिसा लैम ने अपनी ट्रिप के दौरान मेडिकेशंस लेना बंद कर दिया था। इस वजह से उसके मैनिक साइकोटिक एपिसोड्स शुरू हो गए, जिसमें उसे लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या उसे मारना चाहता हो। ये सब उसके दिमाग में डेल्यूशंस थे और इसी वजह से वो भाग रही थी। एलिसा की सिस्टर्स कहती हैं कि ये एपिसोड्स पहले भी आए थे और वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी। शायद होटल में अगर उस वक्त उसे कोई रोक लेता तो वो बच जाती। एलिसा के टम्बलर पोस्ट में भी साइंस मिले कि वो डिप्रेस्ड फील कर रही थी और अपनी लाइफ से हार मान चुकी थी। ये सब उसके मेडिकेशंस ना लेने का नतीजा था। होटल मैनेजर के अकाउंट्स के हिसाब से उस रात एलिसा काफी तेज चिल्ला रही थी
और उसका बिहेवियर डिस्टर्बिंगली एराटिक था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक शायद खुद को बचाने के लिए वो रूफटॉप वाटर टैंक में चढ़ी और पानी में कूदी। टैंक में पानी की सप्लाई प्रेशर ने उसको नीचे खींच लिया, जिस वजह से वो गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस मेंटेनेंस एम्प्लॉय ने सबसे पहले टैंक देखा था, उसने बताया टैंक का लिड ओपन था, लेकिन पुलिस के इंटरनल मिसकम्युनिकेशन की वजह से दूसरे ऑफिसर्स ने लिड को क्लोज्ड रिपोर्ट किया था। ये थ्योरी इसी वजह से सबसे ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन बनी, क्योंकि कोई फिजिकल असॉल्ट एविडेंस नहीं मिला, सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ था और टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग्स, अल्कोहल भी नहीं था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिसा लैम की डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी और टैंक का लिड खुला था। लेकिन जो इवेंट्स सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं, सेसिल होटल की डार्क हिस्ट्री और पब्लिक फैसिनेशन से जुड़ी थ्योरीज हैं, वो अब भी अनसॉल्व्ड और हॉन्टिंग लगती है। हालांकि लिड का मिस्ट्री सॉल्व हो गया, लेकिन एलिसा का बिहेवियर रूफटॉप तक का रास्ता और उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था, ये सब क्वेश्चंस अभी भी लोगों के दिमाग में घूमते हैं। शायद हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे और इसीलिए एलिसा लैम का केस हमेशा एक हॉन्टिंग मिस्ट्री के रूप में जाना जाएगा। सो गाइज, ऐसा था एलिसा लैम का ये केस, जो एक एक्चुअल घटना है और इसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से मिला के नहीं बोला है। ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही थी। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मुझे कैसा लगा, सो पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि जो भी रिपोर्ट सामने आई वो सब कुछ पोस्टमार्टम के बेसिस पे थी और जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उनमें से एक पॉसिबिलिटी को हमने यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दिया। लेकिन उसी जगह अगर कोई एविडेंस मिल जाता पुलिस को, तो शायद आज कुछ और रिपोर्ट निकल के आती, लेकिन क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिला तो फिर कुछ कह नहीं सकते। सो जो सच्चाई है वो तो जितना निकल के आया है उसी के बेसिस में हम मान सकते हैं, और एक्चुअल में क्या हुआ था मुझे नहीं लगता हम कभी जान पाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी किसी भी तरीके का डिप्रेशन या फिर मेंटल इलनेस फेस कर रहा है, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाइए या फिर किसी की हेल्प लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट, हम सभी आप लोगों के साथ हैं, यू आर नॉट अलोन। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग के नोन में ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस टाइप की वीडियोस और स्टोरीज पसंद आती हैं, तो आप लोग इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी वीडियोज आप देख सकें। एंड अगर ये वीडियो बहुत ही पसंद आया तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कॉमेंट में क्या लिखना है, तो आप लोग इस चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि यूट्यूब इस चैनल को और ज्यादा सपोर्ट करे और इन वीडियोज को और ज्यादा पुश करें। सो गाइज, फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। चलो, सी यू, बाय बाय।